Good morning students, this is Govind sir from Takshila Public School। आज हम बेटा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। ये हम क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं टॉपिक। 6th में पढ़ा, 7th में पढ़ा, 8th में भी पढ़ा हमने डेटा हैंडलिंग के नाम से। ठीक है, अब क्लास 9th में हम इस टॉपिक को स्टैटिस्टिक्स के नाम से पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम बहुत सारी चीज़ें करना सीखेंगे और जब आप कहीं पर भी किसी बड़ी फर्म में काम करोगे, जॉब के लिए जाओगे, तो भी ये टॉपिक आपका बहुत यूज़फुल होगा। इस टॉपिक में आप डेटा कलेक्शन के बारे में पढ़ोगे, डेटा प्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ोगे, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन सीखोगे, मीन मीडियन एंड मोड निकालना सीखोगे और भी कई सारी चीज़ें सीखोगे। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि आपके फ्यूचर में आपके बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो आज हम इसको बेसिक से शुरू करेंगे कि इस टॉपिक में आप क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स को शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। स्टैटिस्टिक्स मैथ्स की ऐसी ब्रांच होती है, ठीक है, जिसमें हम डील करते हैं कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेटा। यानी इसमें हम जो भी हमारी इंफॉर्मेशंस है उसको कलेक्ट करना सीखते हैं, प्रेजेंट करना सीखते हैं, एनालिसिस यानी उनको एग्जामिन करना सीखते हैं और इंटरप्रिटेशन यानी उनका एक्सप्लेनेशन सीखते हैं। ठीक है, सो स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? स्टैटिस्टिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेटा। ठीक है, यानी स्टैट्स में हम क्या करेंगे, डेटा को कैसे कलेक्ट किया जाता है, डेटा क्या होता है, डेटा को कैसे कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट करने के बाद उसे प्रेजेंट कैसे करेंगे, एनालाइज कैसे करेंगे, एनालाइज यानी उसको एग्जामिन कैसे करेंगे। ठीक है, डिफरेंट पैरामीटर्स पे किस तरीके का डेटा है, सही है, गलत है, क्या है, एनालाइज कैसे करेंगे और उसको एक्सप्लेन यानी इंटरप्रेट कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले डेटा क्या होता है। द वर्ड डेटा मीन्स इंफॉर्मेशन और अ सेट ऑफ फैक्ट्स एंड न्यूमेरिकल फिगर्स। ठीक है, आपने बचपन में पढ़ा होगा क्लास 6 में कि डेटा क्या होता है। डेटा सेट ऑफ इंफॉर्मेशंस होती है या इंफॉर्मेशन होती है जो न्यूमेरिकल फिगर में शो की जाती है। ठीक है, जो न्यूज़पेपर हुआ वो भी आपका एक तरीके का डेटा ही होता है। ठीक है, या इंटरनेट के थ्रू जो आप इंफॉर्मेशन लेते हो वो भी डेटा है आपका। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में डेटा को हम न्यूमेरिकल फिगर्स में शो करते हैं। जैसे हमें किसी जगह की पॉपुलेशन दिखानी है तो आप ये थोड़ी कहोगे कि ये इस जगह की ये पॉपुलेशन है, आप उसको एक न्यूमेरिकल फिगर में शो करोगे कि भाई इंडिया की पॉपुलेशन 130 करोड़ है। ये एक न्यूमेरिकल फिगर है डेटा की। ठीक है, हमको और भी कई सारी इन्फॉर्मेशन जो हम न्यूमेरिकल फिगर में शो करते हैं उसको हम कहते हैं डेटा। ठीक है, अब ये डेटा जो होता है हमारा दो तरीके का होता है। एक होता है हमारा प्राइमरी डेटा और दूसरा होता है सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा में जो डिफरेंस है वो सिर्फ इतना है कि एक डेटा आप खुद कलेक्ट करते हो और दूसरा डेटा आपको अदर सोर्सेस से मिलता है। ठीक है, सो द डेटा कलेक्टेड बाय द ऑब्जर्वर हिमसेल्फ इज़ कॉल्ड प्राइमरी डेटा। यानी प्राइमरी डेटा क्या होता है, जब ऑब्जर्वर खुद जाके डेटा कलेक्ट करता है। जैसे न्यूज़ रिपोर्टर्स डेटा खुद कलेक्ट करते हैं, उसके बाद फिर आपको न्यूज़ दिखाई देती है। ठीक है, तो वो डेटा जो आप देखते हो पर्सनली वो आपके लिए एक सेकेंडरी सोर्स है, क्योंकि आप टेलीविज़न पे देखते हो या मोबाइल पे इंटरनेट के थ्रू देखते हो। लेकिन वो डेटा आपने खुद कलेक्ट नहीं किया जाके, आपने क्या किया, आपने सिर्फ उसको अदर सोर्स से लिया है, तो आपके लिए वो एक सेकेंडरी डेटा हो गया। ठीक है, लेकिन जब रिपोर्टर खुद जाके डेटा कलेक्ट कर रहा है, ठीक है, न्यूज़ ले रहा है, तो ऐसे केस में वो एक प्राइमरी डेटा हुआ। ठीक है, सो द डेटा कलेक्टेड बाय द ऑब्जर्वर हिमसेल्फ इज़ कॉल्ड प्राइमरी डेटा। और इस तरीके का जो डेटा होता है वो हाईली रिलायबल होता है और रेलेवेंट होता है, क्योंकि जो चीज़ आप खुद जाके कलेक्ट करोगे वो ज़्यादा रिलायबल होगी। जो आपने खुद देखा, खुद सुना, खुद समझा, उस तरीके का डेटा जो होता है वो ज़्यादा रिलायबल होता है बजाय उसके जो हमें अदर सोर्सेज से मिलता है। ठीक है, तो द डेटा दैट इज़ कलेक्टेड बाय द ऑब्जर्वर हिमसेल्फ इज़ कॉल्ड प्राइमरी डेटा। ठीक है, अब सेकेंडरी डेटा क्या होता है? सेकेंडरी डेटा इज़ द डेटा कलेक्टेड फ्रॉम
आउटसोर्सेस। अब ये आउटसोर्सेस क्या होते हैं? आपको टेलीविज़न के थ्रू डेटा मिल सकता है, नेट के थ्रू इंटरनेट पे आप डेटा लेते हो, ठीक है। आपको कोई दूसरा पर्सन आके डेटा समझाए या डेटा बताए, ठीक है, या किसी दूसरे पर्सन से आपको किसी तरीके की न्यूज़ मिलती है, ठीक है। तो ये सारे के सारा डेटा जो होता है वो सेकेंडरी डेटा होता है, क्योंकि ये सेकेंड सोर्स से मिलता है आपको डेटा, इसलिए इसे सेकेंडरी डेटा कहते हैं। तो यानी जो डेटा आप खुद कलेक्ट करो वो हो गया प्राइमरी डेटा, और जो डेटा आप किसी अदर सोर्स से लेते हो या अदर पर्सन से लेते हो, ठीक है, वो सेकेंडरी डेटा होता है। यानी सेकेंडरी डेटा ऑब्जर्वर खुद कलेक्ट नहीं करता है, उसको दिया जाता है या उसको मिलता है अदर सोर्स से, ठीक है। अब इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। रॉ डेटा होता है, द डेटा कलेक्टेड इन ओरिजिनल फॉर्म इज़ कॉल्ड रॉ डेटा या अनग्रुप डेटा, ठीक है। जब हम जैसे सपोज़ करिए एक न्यूज़ रिपोर्टर है, डिफरेंट तरीके की न्यूज़ लेता है, ठीक है, और जब उसको न्यूज़पेपर में पब्लिश करना होता है तो उसको सिस्टमेटिक करता है। लेकिन सिस्टमेटिक करने से पहले, यानी उसको ग्रुप्स में डिवाइड करने से पहले, जो भी डेटा उसके पास होता है उसे हम रॉ डेटा कहते हैं, यानी ओरिजिनल फॉर्म ऑफ डेटा, ठीक है, जो उसने कलेक्ट किया है इधर उधर से, ठीक है। जैसे न्यूज़पेपर में आप देखते हो स्टेट की न्यूज़ अलग होती है, ठीक है, सिटी की न्यूज़ अलग होती है, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ अलग होती हैं, ठीक है। लेकिन उनको सबको कलेक्ट ओरिजिनली ऐसे नहीं किया जाता है, उसको ऐसे ही कलेक्ट कर लिया जाता है ओरिजिनल फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद उसे हम ग्रुप करते हैं। तो ऐसा डेटा जो कि रॉ फॉर्म में हमको मिलता है, यानी ओरिजिनल फॉर्म में मिलता है, उसे हम रॉ डेटा कहते हैं। और जब उस डेटा को आप कैटेगरी वाइज ग्रुप कर देते हो, तो ऐसे केस में इस डेटा को हम कहते हैं ग्रुप डेटा। दैट मीन्स व्हेन वी अरेंज द डेटा इनटू क्लासेस और ग्रुप्स, देन सच प्रेजेंटेशन इज़ नोन एज ग्रुप डेटा। अब ग्रुप डेटा जनरली जो होता है वो आप टेबुलर फॉर्म में शो करते हो, उसको ग्राफ्स के थ्रू शो करते हो, जैसे पाई चार्ट हो गया, आपका हिस्टोग्राम हो गया, बार ग्राफ्स के थ्रू, लाइन ग्राफ्स के थ्रू आप शो करते हो। वो सारे का सारा आपका ग्रुप डेटा होता है, यानी कैटेगराइज डेटा, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं ऑब्जर्वेशन के बारे में। ऑब्जर्वेशन क्या होती है, ठीक है। जो भी ऑब्जर्वर कलेक्ट करता है इंफॉर्मेशन और उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में शो करता है, तो ईच न्यूमेरिकल फिगर जो होती है वो ऑब्जर्वेशन होती है, ठीक है। जैसे मैंने आपसे कहा कि आप अपने क्लास के बच्चों की हाइट्स का डेटा बनाओ, ठीक है। कोई 130 सेंटीमीटर का है, कोई 120 सेंटीमीटर का है, कोई 140 सेंटीमीटर का है, कोई 170 सेंटीमीटर का है। तो ये जो आप नंबर्स देख रहे हो 120, 140, 130, 170, ये सारी की सारी ऑब्जर्वेशंस हैं जो आपने एज ए ऑब्जर्वर कलेक्ट की है, ठीक है। सो ऑब्जर्वेशन क्या होती है? व्हेन वी कलेक्ट द डेटा एंड रिकॉर्ड इट इन न्यूमेरिकल फॉर्म, देन ईच न्यूमेरिकल फिगर इज़ नोन एज ऑब्जर्वेशन, ठीक है। यानी ऑब्जर्वर जब डेटा रिकॉर्ड करता है न्यूमेरिकल फॉर्म में, तो उसकी हर एक न्यूमेरिकल फिगर को हम क्या कहते हैं? ऑब्जर्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, सपोज़ कीजिए हमने एक रॉ डेटा लिया है 16592467106739। तो ये सारे के सारे जो नंबर्स आप देख रहे हो ये सब ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है ऑब्जर्वेशन की? फ्रीक्वेंसी यानी जो बार बार रिपीट हो, ठीक है, या सिंगल बार रिपीट हो, या ऑकरेंस ऑफ एन ऑब्जर्वेशन को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। सो द नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन ऑकर्स, यानी एक ऑब्जर्वेशन कितनी बार आ सकती है ये डिपेंड करती है उसकी फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। जैसे पिछला डेटा ही हम लेते हैं, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये 1 2 3 3 बार आया है 6, ठीक है। यहाँ पे 9 देखिए, 9 1 2 2 बार आया है 9, और 7 आप देख रहे हो 1 एंड 2 2 बार आया है 7, ठीक है। और बाकी नंबर्स आपके एक एक बार आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो 6 की फ्रीक्वेंसी हो गई 3, क्योंकि 6 3 बार आया है, 3 बार ऑकर हुआ है, ठीक है। 9 की फ्रीक्वेंसी हो गई 2, क्योंकि वो 2 बार आया है। ऐसे ही 7 की फ्रीक्वेंसी हो गई 2, ये भी आपका 2 बार आया है। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज़ द नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन ऑकर्स इन अ डेटा, ठीक है। तो हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑब्जर्वेशन, ठीक है। चलिए, अब एरे क्या होता है?
ये सारे जो टर्म्स हम पढ़ रहे हैं ये टेबुलेशन के लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब हम आगे प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा सीखेंगे तो ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि ऑब्जर्वेशन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एरे कैसे बनाया जाता है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी मैंने अभी आपको बता दिया है। अब हम एरे के बारे में बात करते हैं। एरे क्या होता है? एन एरे ऑफ अ रॉ न्यूमेरिकल डेटा। ठीक है, एरे क्या होता है? जब आप एक रॉ न्यूमेरिकल डेटा का अरेंजमेंट असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हो तो ऐसे केस में इस प्रोसेस को हम कहते हैं एरे बनाना। ठीक है, सो एरे क्या होता है? एरे इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ रॉ न्यूमेरिकल डेटा इन एदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है, यानी जब आपके पास ऑब्जर्वेशंस हैं, डेटा मौजूद है आपके पास, और ऑब्जर्वेशंस को या रॉ डेटा को जब आप सिस्टमेटिक तरीके से या तो असेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर रख दो या डिसेंडिंग ऑर्डर में रख दो, तो ऐसे केस में हम कहते हैं कि हमने उनका एरे बनाया है। ठीक है, जैसे हमारे पास डेटा है 1 6 5 9 4 2 6 7 10 6 7 3 9। अब ये आपका एक अरेंज्ड मैनर नहीं है, ना तो ये असेंडिंग ऑर्डर है ना ही डिसेंडिंग ऑर्डर, ये मिक्स्ड है सारी की सारी चीज़ें, इसलिए ये रॉ डेटा है। अब हम इसको एरे के थ्रू सिस्टमेटिक करेंगे। तो देखिए, असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर रहे हैं 1 2 3 4 5, 3 बार 6 है तो 6 6 6, 2 बार 7 है 7 7, 2 बार 9 है 9 9, उसके बाद 10। तो ये हमने क्या किया, हमने इस पूरे डेटा को, जो रॉ डेटा हमारे पास था, उसको हमने सिस्टमेटिक कर दिया है। तो इसी को कहते हैं हम रॉ डेटा का अरेंजमेंट एरे की फॉर्म में। ठीक है, यानी हमने एरे बनाया है रॉ डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करके। जनरली हम असेंडिंग ऑर्डर में ही कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताया मैंने ऑब्जर्वेशन क्या होती है, ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हम एरे कैसे बनाते हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा अब हमारा टॉपिक आता है। इसको बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि प्रेजेंटेशन में आपको मैं बताऊंगा कि एक टेबल कैसे बनाई जाती है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। हालांकि ये पहले आप पढ़ के आए हैं, दिस इज़ ओनली अ रिकैप्चुलेशन ऑफ योर कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? जनरली हम प्रेजेंटेशन दो तरीके से करते हैं। एक तो हम टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंटेशन करते हैं। जनरली हमारा जो भी डेटा का प्रेजेंटेशन होता है वो होता है टेबुलर फॉर्म में ही है, लेकिन जो दूसरे तरीके का प्रेजेंटेशन होता है उसे हम पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन कहते हैं, जिसमें हम जो टेबुलर फॉर्म में डेटा दे रखा है, प्रेजेंटेड डेटा है, उसको हम पिक्चर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन टेबुलर फॉर्म। ठीक है, सो पुटिंग द डेटा इनटू द फॉर्म्स ऑफ टेबल इन अरेंज्ड मैनर इज़ नोन एज टेबुलेशन और प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। यानी डेटा जो आपके पास है उसको सिस्टमेटिक फॉर्म में अरेंज करके जब आप उसकी टेबुलेशन करते हो तो वो टेबुलेशन फॉर्म ऑफ डेटा जो होती है उसे हम कहते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। और इसको हम दो तरीके से बनाते हैं, एक होती है हमारी अनग्रुप्ड या डिस्क्रीट और दूसरी होती है ग्रुप्ड। ठीक है, यानी हम टेबुलेशन जो होती है वो दो तरीके से करते हैं। एक तो हम कहते हैं अनग्रुप्ड डेटा के लिए, और दूसरा होता है ग्रुपिंग करते हैं या क्लासेस बनाते हैं। अनग्रुप डेटा तब हम लेते हैं जब हमारे पास नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस कम हो। ठीक है, जैसे अगर हम एक डाई का डेटा बनाएं तो डाई पे 6 ऑब्जर्वेशंस हुई, 1 2 3 4 5 6, जितनी बार आप फेंकोगे उसी के हिसाब से उसकी फ्रीक्वेंसी बनेगी। तो उसके लिए हमें ग्रुप डेटा बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए डिस्क्रीट या अनग्रुप डेटा से भी काम चल जाएगा। ठीक है, लेकिन जब यही हम एक बहुत बड़े मास की बात करते हैं या बहुत बड़ी वैल्यूज़ की बात करते हैं या बहुत बड़े डेटा की बात करते हैं, तो ऐसे केस में उसे हम क्लासेस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसे हम कहते हैं टेबुलर रिप्रेजेंटेशन इन ग्रुप्ड डेटा। ठीक है, या ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्क्रीट के लिए। तो देखिए कैसे करेंगे। हमारे पास सपोज़ करिए डेटा दे रखा है। अब इसको हमको यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो ज़्यादा नहीं है, 1 2 3 4 5 तक ऑब्जर्वेशंस हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑब्जर्वेशंस कम हैं, तो इसके लिए हमें ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम इसमें डिस्क्रीट या अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी डेटा आपको दे रखा है आप उसे एरे की फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, ताकि बहुत आसानी से आपको पता लग जाए कि कौन सी ऑब्जर्वेशन कितनी बार रिपीट हो रही है।
इसके बाद जब हमने इसको एरे की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया तो हमारे पास साफ साफ दिख रहा है कि 1 देखिए 5 बार आ रहा है, 2 हमारा 6 बार आ रहा है, 3 4 बार आ रहा है, 4 3 बार आ रहा है और 5 2 बार आ रहा है। ठीक है, तो डेटा हमारे पास क्या हो गया 1 2 3 4 5। इसके लेफ्ट हैंड साइड में हम लेंगे ऑब्जर्वेशंस और फिर हम बनाएंगे फ्रीक्वेंसी। इसी बीच में हम एक टैली मार्क का ऑप्शन रखते हैं। हम अपनी टेबल को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक हो गया डेटा, फिर बीच में आता है टैली मार्क। यहाँ पे मैंने शो नहीं किया है, टैली मार्क आपको आता है बनाना, पहले से ही आप सीख के बैठे हो। क्लास 6 में पढ़ा है आपने, क्लास 7 में पढ़ा है कि टैली मार्क्स कैसे बनाया जाता है। यहाँ पर मैंने इसको डायरेक्टली डेटा और फ्रीक्वेंसी टेबल में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो टैली मार्क बनाते समय आप चाहो तो टैली मार्क बना के काउंट कर सकते हो। टैली मार्क से हम सिर्फ काउंटिंग की प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक आ रहा है 5 बार, तो डेटा ऑब्जर्वेशन हमारे पास हो गई 1 और उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 5। 2 आ रहा है हमारा 6 बार, तो 2 6 बार रिप्रेजेंट हो गया, 3 4 बार आ गया, 4 3 बार आ गया है और 5 2 बार आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अनग्रुप डेटा या डिस्क्रीट फॉर्म में टेबल हमने बना के दी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन की। तो ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन हमारा 2 तरीके से होता है। एक होता है हमारा एक्सक्लूसिव फॉर्म जिसे हम कहते हैं कॉन्टीन्यूअस फॉर्म, एक होता है इंक्लूसिव फॉर्म जिसे हम कहते हैं डिसकॉन्टीन्यूअस फॉर्म। एक्सक्लूसिव फॉर्म में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आप ग्रुप्स बनाओगे, जैसे मैंने यहाँ पे 10 क्लास साइज़ के हिसाब से ग्रुप लिया है, तो मेरी जो डेटा की टेबल बन रही है, क्लास इंटरवल्स बन रहे हैं हमारे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो हमारी क्लास जिस नंबर पे एंड हो रही है उसी नंबर से अगली क्लास शुरू हो रही है, तो इसे हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस फॉर्म यानी एक्सक्लूसिव फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास बहुत सारा डेटा है, इसको आप डिस्क्रीट फॉर्म में नहीं शो कर सकते क्योंकि ऑब्जर्वेशंस अलग अलग हैं। तो जब हमारी ऑब्जर्वेशंस अलग अलग होती हैं तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, ऐसे केस में हम उनको ग्रुप्ड फॉर्म में शो करते हैं। ठीक है, तो ग्रुप्ड फॉर्म में शो करने के लिए हम क्लासेस बनाएंगे और उन्हीं क्लासेस को हम कहते हैं क्लास इंटरवल्स। ठीक है, तो हमने क्लास इंटरवल्स लिए हैं 10-10 क्लास साइज़ के हिसाब से। पहला लिया हमने 0 to 10 क्योंकि हमारे पास 1 भी आ रहा था, तो इसलिए हमने 0 से लेना ज़्यादा बेहतर समझा। तो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50 लिया है क्योंकि लास्ट ऑब्जर्वेशन जो हमारी है 48 है। ठीक है, अब इनको काउंट करके, अब जैसे मैंने लिया है 0 to 10, तो यहाँ पे आप 0 से लेके 9 तक नंबर लोगे, 10 नहीं लोगे। वो इसलिए नहीं लोगे क्योंकि जब हम 0 to 10 लिखते हैं तो इसका मतलब होता है मोर देन 0 बट लेस देन 10। अगर हम ले रहे हैं 10 to 20 तो इसका मतलब होता है मोर देन 10 और लेस देन 20। जब हम ले रहे हैं 20 to 30 तो हम कह सकते हैं कि मोर देन 20 लेस देन 30। तो यानी कुल मिला के आपको पहली वैल्यू से लास्ट वैल्यू के कम तक लेना है, यानी अगर आप 0 to 10 ले रहे हो तो आप लोगे 0 से लेके 9 तक के नंबर। ठीक है, 10 से कम तक लेना है कुल मिला के। तो यहाँ पे हम 0 to 10 ले रहे हैं, तो जब हमने काउंट किया हमारे पास देखिए 1 2 3 4 5 6 नंबर्स हमारे पास इतने 6 ऑब्जर्वेशंस हैं जो कि 0 to 10 की फॉर्म में आ रही हैं, तो हमारा 6 हो गया। ऐसे ही 10 to 20 11 हो गई, 20 to 35 हो गई, 30 to 44 हो गई और 40 to 50 आप देख सकते हो कि 1 2 3 4 ही आ रही हैं। तो इस तरीके से हमारी एक्सक्लूसिव टेबल बनती है ग्रुप डेटा की। नाउ लेट्स मूव टू इंक्लूसिव टेबल। इसी को अगर मैं इंक्लूसिव बनाना चाहता हूँ तो मैं कैसे बनाऊँगा, जैसे मैंने लिया है 0 to 10, तो अगली वैल्यू कंटिन्यू नहीं करेंगे, अगली वैल्यू उससे बढ़ा के लेंगे एक, यानी अगली जो क्लास बनेगी हमारी वो 11 to 20 बनेगी, फिर उसकी अगली बनेगी 21 to 30, फिर उसकी अगली बनेगी 31 to 40, फिर उसकी अगली बनेगी 41 to 50। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे हमने 0 to 10 लिया है तो 0 से लेकर 10 तक सारे नंबर काउंट किए जाएंगे। अगली वैल्यू 11 से शुरू होगी तो 11 से 20 तक सारे काउंट किए जाएंगे। तो इसमें सारे के सारे लेने होते हैं इंक्लूसिव में। एक्सक्लूसिव में क्या करते हैं, एक्सक्लूसिव में जैसे अगर 0 to 10 लिखा है तो हम 0 से लेकर 9 तक गिनेंगे क्योंकि 10 अगली क्लास में आएगा। लेकिन यहाँ पर इंक्लूसिव में हम क्या करेंगे, इस इंक्लूसिव में हमारे पास अगली वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है, तो ऐसे केस में 0 से लेके 10 तक या 11 से लेके 20 लिखा है तो यहाँ पे 0 से लेके 10 तक सारे नंबर्स लिए जाएंगे और 11 से लेके 20 तक सारे नंबर्स लिए जाएंगे।
ये आपकी हो गई ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन की इंक्लूसिव टेबल। ठीक है, चलिए अब और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात करते हैं जो कि इस चैप्टर में आपको पढ़ने हैं। ठीक है, ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड और भी काफ़ी सारे टर्म्स होते हैं, जैसे क्लास इंटरवल्स हो गए, क्लास साइज़ क्या होता है, क्लास लिमिट्स क्या होती हैं, क्लास मार्क कैसे निकाला जाता है, इस बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्लास इंटरवल्स क्या होता है। जब आप अपने डेटा को अरेंज करते हो ग्रुप्स में या क्लासेस में, ठीक है, यानी रॉ डेटा को जब हम क्लासेस में अरेंज करते हैं तो ऐसे केस में हम जो भी क्लासेस बनाते हैं उन्हें हम कहते हैं क्लास इंटरवल्स। ईच ग्रुप इनटू विच रॉ डेटा इज़ अरेंज इज कॉल्ड क्लास इंटरवल। जैसे 0 to 10, 10 to 20, तो ये हमने क्लासेस बनाई हैं, इन्हें हम क्लास इंटरवल्स कहते हैं। जैसे अगर मैंने लिखा है 0 to 10, तो यहाँ पे आप देख रहे हो इसे क्लास, इनमें क्लास लिमिट है आपकी 0 से लेके 10 तक। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पहली वैल्यू देख रहे हो 0, इसे हम कहते हैं लोअर लिमिट, और ये जो ऊपर वाली वैल्यू होती है इसे हम कहते हैं अपर लिमिट। ऐसे ही अगर हम 10 to 20 बोल रहे हैं तो 10 हो गई हमारी लोअर लिमिट और 20 हो गई हमारी अपर लिमिट। यानी ईच क्लास इंटरवल इज़ बाउंडेड बाय 2 न्यूमेरिकल वैल्यूज़, और इनको हम बोलते हैं क्लास लिमिट। लेफ़्ट फिगर होती है हमारी लोअर लिमिट और राइट फिगर होती है हमारी अपर लिमिट। ठीक है, अब देखिए क्लास साइज़ क्या होता है। ठीक है, जैसे अगर हमने लिया है 0 to 10, 10 to 20, तो आप देख सकते हो कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में डिफरेंस कितना है, 10 का। तो यही इसका क्लास साइज़ है। ठीक है, तो क्लास साइज़ क्या होता है, साइज़ ऑफ द क्लास, दैट मीन्स गैप कितना है अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में, यही उसका क्लास साइज़ होता है। ठीक है, सो द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इज़ कॉल्ड क्लास साइज़ ऑफ द क्लास। जैसे हमने एग्जाम्पल भी लिया है कि अगर हम 0 to 10 ले रहे हैं और 10 to 20 ले रहे हैं तो ऐसे केस में हमारा क्लास साइज़ हो जाएगा 10। अब हम बात करते हैं क्लास मार्क की। क्लास मार्क कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो क्लास मार्क क्या होता है, क्लास मार्क मिड वैल्यू होती है क्लास की। यानी अगर आपको क्लास मार्क निकालना है तो ऐसे केस में उस पर्टिकुलर क्लास की लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास क्लास मार्क ऑफ द क्लास आ जाएगा। ठीक है, तो क्लास मार्क क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास क्लास है 0 से 10 और इसका हमें क्लास मार्क निकालना है या मिड वैल्यू ऑफ द क्लास निकालनी है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, क्लास मार्क इक्वल्स टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 कर देंगे। यानी हम 10 और 0 को ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे लोअर लिमिट हमारी 0 है और अपर लिमिट हमारी 10 है। दोनों को ऐड करके हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 5। तो यानी 0 to 10 की क्लास के लिए जो हमारा क्लास मार्क है वो आ जाएगा 5। अब हम बात करते हैं रेंज ऑफ द डेटा की। ठीक है, रेंज तो आपने पहले की क्लासेस में भी पढ़ रखी हैं। जब हमारे पास एक रॉ डेटा होता है तो ऐसे केस में रेंज ऑफ द डेटा कैसे निकालते हैं, उस डेटा में जो मैक्सिमम वैल्यू है और मिनिमम ऑब्जर्वेशन है, यानी जो सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन है और जो सबसे छोटी ऑब्जर्वेशन है, जब उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं या उन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं तो ऐसे केस में हमको रेंज ऑफ द डेटा मिल जाता है। सो रेंज ऑफ द डेटा क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द डेटा इज कॉल्ड रेंज ऑफ द डेटा। ठीक है, तो यानी रेंज क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम डेटा लेते हैं 1 6 5 9 4 2 6 7 10 6 7 3 9, तो इसमें अगर आप मैक्सिमम वैल्यू देखो तो वो है आपके पास 10 और मिनिमम वैल्यू देखो तो वो आपके पास है 1। तो जब आपको रेंज निकालनी है डेटा की तो आप 10 में से 1 माइनस कर दोगे, यानी मैक्सिमम वैल्यू में से हम मिनिमम वैल्यू माइनस कर देंगे तो हमारे पास रेंज ऑफ द डेटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है एक डेटा को सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करने के लिए। एक क्लास बनाने के लिए या टेबल बनाने के लिए आपको क्लास साइज़ भी चाहिए, रेंज भी चाहिए डेटा की, आपको क्लास इंटरवल्स चाहिए। ठीक है, और उसके बाद आपको उन क्लास इंटरवल्स के हिसाब से ग्रुपिंग करनी होती है डेटा की, या जो भी ऑब्जर्वेशन है वो आपको करनी पड़ती हैं। और ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन हम 2 तरीके से करते हैं, मैंने आपको बता दिया, एक इंक्लूसिव टेबल बनाते हैं, एक एक्सक्लूसिव टेबल बनाते हैं। ठीक है, वैल्यू दोनों में फ्रीक्वेंसी की सेम ही आती है लगभग, बस इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव का फ़र्क होता है। ठीक है,
ओवरऑल जो टोटल है वो दोनों का ही सेम आता है, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका टॉपिक नंबर 1 स्टैटिस्टिक्स। इसमें हमने बात की है कि टेबल कैसे बनानी है, टेबुलेशन फॉर्म में डेटा कैसे शो करना है, डेटा क्या होता है, डेटा कैसे निकाला जाता है, कैसे ऑब्ज़र्व किया जाता है, कैसे कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स हमारी कुछ वर्ड्स पर बेस्ड है, जिसमें हम पहले डेटा कलेक्ट करते हैं। डेटा कलेक्ट करने के बाद हम उसे एग्ज़ामिन करते हैं कि जो भी डेटा हमारा कलेक्ट किया गया है वो फैक्ट्स कैसे हैं, कितने सही हैं, कितने गलत हैं। एनालाइज़ करने के बाद हम उसको प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा करते हैं, और जब हम डेटा को प्रेजेंट कर लेते हैं तो ऐसे केस में फिर बाद में हम उस डेटा को इंटरप्रेट करते हैं, यानी उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल ओवर फॉर स्टैटिस्टिक्स पार्ट नंबर 1 विच इज़ डेटा कलेक्शन, ठीक है। इस टॉपिक में हमने टेबल बनाना सीखा है और टेबल के डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में सीखा है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द वीडियो, यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये टॉपिक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हुआ है, जिसमें हमने पहला पार्ट आज कवर किया है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।